अस्सलाम वालेकुम, महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर एटॉमिक न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। सो बिफोर कमिंग टू टॉपिक वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट। मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट होता क्या है? तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा मास ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे निकालते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी हर न्यूट्रॉन और हर प्रोटॉन पोजेस करता है अपना अपना मास। तो इसको हम ये कह सकते हैं मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। तो ये हम थियोरेटिकली निकालते हैं मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है इन सबके मासेस को प्लस करते हैं तो हमें थियोरेटिकली मिलता है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस आपने निकाला है थियोरेटिकली। इन दोनों के मासेस को प्लस करके हमें मिला मास ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन ये मिला आपका थियोरेटिकली। अब आ जाते हैं ये मास डेफिसिट क्या है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली मास ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करें बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो मास जो आपकी एक्सपेक्टेड मास है मास थियोरेटिकली उससे प्रैक्टिकली जो हम निकाल रहे हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वो हमेशा कम होता है थियोरेटिकल मास से। तो दैट डिफर इन या दैट चेंज इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट और मास डेफिसिट। तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास इफेक्ट इज व्हाट? द डिफरेंस ऑफ मास थियोरेटिकली, जो कि मास ऑफ न्यूक्लियस थियोरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया है, मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस करके मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और मास प्रैक्टिकली जो हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए जो हमने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला है इज ऑलवेज लेस देन मास थियोरेटिकली जो कि हमने कैलकुलेट किया है। दैट डिफरेंस ऑफ मासेस इज कॉल्ड मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट। अब आ जाते हैं हम क्विकली मास डेफिसिट के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर। तो न्यूक्लियस में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद है जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस। तो जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लाइंस। अब आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड to bound the number of nucleons present in a nucleus. That energy is called binding energy. बाइंडिंग एनर्जी यानी आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू बाउंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहते हैं। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। याद रहे, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी वीक हो जाती है न्यूक्लियस की, तो उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। हम कह सकते हैं कि ये अब अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है न्यूक्लियस।
तो बाइंडिंग एनर्जी के वीक होने से न्यूक्लियस हो जाता है अनस्टेबल। अब आ जाता है ये कैसे जो है आपका ये अनस्टेबल रहता है। हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं भाई। अनस्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है भाई नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस आपके न्यूक्लियस में कितने मौजूद हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस में ज्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को करता है रिपल। तो जो रिपल्सिव फोर्स है अमंग दीज प्रोटॉन्स जो कि काउंटर कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को, ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स ये पोजेस करती है मैक्सिमम एनर्जी जो कि बाइंडिंग एनर्जी को वीक करती है। तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, और रिपल्सिव फोर्सेस क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद आपके न्यूक्लियस में ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस में या कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो इसको हम कह रहे हैं इसकी तादाद ज्यादा है, तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती है। रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बढ़ जाने से आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वीक हो जाती है। उस सूरत में आपका जो न्यूक्लियस है वो बन जाता है अनस्टेबल। तो उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अमंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons in the nucleus is greater than binding energy. So the repulsive force, if the repulsive force among the number of protons and neutrons in the nucleus is greater than binding energy, then nucleus becomes unstable. अनस्टेबल। अब ये न्यूक्लियस, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो ये कुछ स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस इमिट आउट करेगा अपने अनस्टेबिलिटी को स्टेबल में लाने के लिए। तो अपनी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्पॉन्टेनियस इमिशंस जो है वो इमिट आउट करता रहेगा कंटिन्यूसली, नेचुरली। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।